हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर 360। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग, ये मेरा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग थोड़ा सा जो मेरा मेडिवल का रह गया है इम्पोर्टेंट, उसको कवर करेंगे एंड हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम कर क्या रहे हैं, तो इसमें हम घटना चक्र के जो भी मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में मतलब अगर आप जाते हो तो आपको बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, उस क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। मतलब ये मेरा फेज़ वन है, उसके बाद फेज़ टू आएगा एंड इस तरह से आएगा। लेकिन पहले हम फेज़ वन को अभी कवर करेंगे, मतलब हिस्ट्री का, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न। फिर उसके बाद हम मिसलेनियस को कवर करेंगे और बाद में हम थोड़ा सा जाके लूसेंट को भी कवर करेंगे। तो ये मेरा यहाँ से हिस्ट्री होगा, फिर हम अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। फिलहाल अभी हम इसको कवर आउट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है बट उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये 23rd नंबर टॉपिक है, सिख सेक्रेटरीट। अब हम सिख के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द सिखिज्म एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख वाज गुरु नानक। देयर वाज टोटल 10 गुरुज इन सिखिज्म, ठीक है। तो सिखिज्म का फाउंडर और फर्स्ट गुरु ऑफ सिख जो है गुरु नानक को कहा जाता है, और टोटल नंबर ऑफ गुरु जो सिखिज्म में थे वो थे 10, ठीक है। हु हैड गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर निकनेम, मतलब गुरु नानक ने किसको अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था, तो वो थे गुरु अंगद और उनका निक नेम था लहना, ठीक है। द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गुरु रामदास। जो सिटी ऑफ अमृतसर जो पंजाब में है वो इस्टेब्लिश किया गया है किसके द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा। टू विच सिख गुरु अकबर डोनेटेड 500 बीघा ऑफ लैंड, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा लैंड डिनोट कर दिया था, तो वो थे रामदास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वेयर पेनलाइज्ड विद डेथ बाय द रूलर ऑफ द टाइम, तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, इनको जो है डेथ मतलब दिया गया था, मतलब इनको मतलब डेथ सेंटेंस दिया गया था, किसको, गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। औरंगजेब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सिख प्रॉफिट डेथ, तो गुरु तेग बहादुर, मतलब औरंगजेब ने सूली पर चढ़ा दिया था गुरु तेग बहादुर को। उसके बाद विच सिख गुरु वाज बॉर्न इन पटना, गोविंद सिंह। कौन से सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है, गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह, ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही फॉर्म द मिलिट्री ऑर्डर ऑफ द खालसा। गुरु गोविंद सिंह का एक इम्पॉर्टेंट काम बोल सकते हैं या फिर उनका ग्रेटनेस जो लाई करता है, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है, ठीक है। विच अमंग द फ्लोइंग सिख गुरु इंस्टीट्यूटेड द खालसा पंथ, इसमें से कौन से सिख गुरु ने खालसा पंथ इस्टेब्लिश की, तो दैट इज कॉल्ड गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद हु वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द सिख, तो दैट इज कॉल्ड गुरु गोविंद सिंह, दैट इज कॉल्ड गुरु गोविंद सिंह, मतलब सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। उसके बाद मराठा स्टेट एंड द कॉन्फेडरेसी। अब हम 24 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेसी, ठीक है। शिवाजी जो क्षत्रिय, शिवाजी क्या थे, एक क्षत्रिय थे, ठीक है। अष्ट प्रधान क्या था, इस्टेब्लिश्ड बाय शिवाजी। एक अष्ट प्रधान पहले भी हम पढ़े हुए हैं, वो 8 तेलुगु पोएट के बारे में था। यहाँ पे क्या है, ये भी अष्ट प्रधान है लेकिन ये शिवाजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इट वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मराठा एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो अष्ट प्रधान है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में। अष्ट प्रधान हु लुक्ड इनटू फॉरेन अफेयर्स वाज सुमंत। अब अष्ट प्रधान में कितने आदमी हैं, 8, और जो इसमें से फॉरेन अफेयर्स को देखता है, फॉरेन अफेयर्स को देखता है, उसको हम सुमंत बोलते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमको पता है कितने में हुआ था, 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761 को, बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, जिसमें ये हम, ठीक है, ये हुआ था। हिस्टोरियन हु विटनेस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो चित्रराज पंडित, काशीराज पंडित, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा हिस्टोरियन था जिन्होंने बैटल ऑफ पानीपत को देखा, तो दैट इज कॉल्ड काशीराज पंडित, ठीक है। अब उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का अंत बोल सकते हो। एक ग्रुप ऑफ इन्यूट्स एंड लेडीज डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट अंडर, मतलब जो लेडीज लोगों के साथ या मतलब बहुत सारे किन्नर, किसके मतलब पीरियड में ज़्यादा अगर देखने को मिले तो वो था मोहम्मद शाह। ये बहुत ही गलत कैरेक्टर के आदमी थे, यानी लूज कैरेक्टर, इनको दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं था। ये महिलाओं के साथ और मतलब जो किन्नर होते हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। विच मुगल एम्पायर इज नोन बाय द नेम रंगीला, दैट इज कॉल्ड मोहम्मद शाह, इसीलिए इनको लोग रंगीला
भी कहते थे। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, तो दैट इज कॉल्ड बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे लास्ट मुगल एम्पायर थे इंडिया के। एमॉन्ग द फ्लोइंग हु हैड कंस्ट्रक्टेड एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पॉपुलरली नोन एज जंतर मंतर एट दिल्ली, इसमें से कौन से रूलर ने एक फेमस मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश किया जिसको हम जंतर मंतर ऑफ दिल्ली के नाम जानते हैं? जय सिंह। ही वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी। जो जय सिंह थे इन्होंने जंतर मंतर एस्टेब्लिश किया है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्व, ऑब्वियसली ये इंटरेस्टेड नहीं होते तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थोड़ा ना करते, तो जय सिंह ने ये किया है। हु वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑब्जर्वेशन बाई महाराजा जय सिंह द्वितीय। वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑब्जर्वेशन महाराजा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी में ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश किया है जय सिंह के द्वारा। कहाँ पे? खाली दिल्ली में ही नहीं, जयपुर में भी, उज्जैन में भी, वाराणसी में भी। द बुक जिज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस इन 1773 इज रिटन बाई स्वाई जय सिंह ऑफ जयपुर। ठीक है, स्वाई जय सिंह ऑफ जयपुर। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो जय सिंह थे वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड थे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेटरी इन्होंने जंतर मंतर में भी किया है, दिल्ली में, फिर जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में। फिर यहाँ पे जिज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस इन 1773 इज रिटन बाय स्वाई जय सिंह ऑफ जयपुर। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ मेरा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होता है और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड इन कैलिकट, तो 1498 में। सीक्वेंस ऑफ अराइवल, इसको हम एक ट्रिक से देखते हैं, दैट इज PDEF, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल, डच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। हु वेर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। वो यूरोपियंस तो बहुत सारे हैं, जैसे पुर्तगाली, डच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, लेकिन सबसे पहले कौन आया तो वो थे फ्रेंच। ओके, पुर्तगीज इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट हुगली, तो वो था पुर्तगाली जो थे उन्होंने पहला जो फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश किया था वो कहाँ था? हुगली में था। फाउंडर ऑफ कैलकाता, तो जॉब चार्नक को कोलकाता का फाउंडर कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फाउंडर ऑफ कोलकाता किसको कहा जाता है? जॉब चार्नक। जॉब चार्नक। एम्पायर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन लंदन, तो दैट इज कॉल्ड अकबर। एम्पायर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन लंदन, तो दैट इज कॉल्ड अकबर, इसे हम अकबर बोलते हैं। मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, मतलब वो कौन सा मुगल एम्पायर था जिसके समय में मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, तो वो थे जहांगीर। जहांगीर के समय में ही विलियम हॉकिंग्स एंड एक और जो थे वो आए हुए थे, दोनों लोग, मतलब हमें याद नहीं है दूसरा नाम, बट जहांगीर के समय में ही आए थे। ओके, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613, तो दैट इज सूरत। सूरत में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1613 ईस्वी में। इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वाज कैप्चर ऑफ फ्रेंच बाय द ब्रिटिश। अब ये देखो भाई, फ्रेंच भी आए थे आपको जैसे पता है, उसके बाद पुर्तगाल, डच, पुर्तगाल भी आए थे, डच भी आए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को सबसे लड़ा, सर सबको एलिमिनेट किया, और लड़ाई होगा ही क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई थी। वो बोलता था हम यहाँ पे कॉलोनाइज करेंगे और ब्रिटिशर्स बोलते थे हम, तो वही यहाँ पे बोल रहा है। कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक जो वॉर हुआ था वो उसका मेन कॉज क्या था? कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। कर्नाटिक वॉर फॉट बिटवीन इंग्लिश और फ्रेंच। ऑब्वियसली कर्नाटिक वॉर जो था किसके किसके बीच में फॉट हुआ था? तो वो था इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में फॉट हुआ था। The region from where European ghost based सोरा एंड ओपियम, साल्ट पीटर एंड ओपियम, कहाँ से यूरोपियंस को बहुत अच्छे क्वालिटी का नील का मतलब नील मिलता था? तो वो था बिहार। बिहार से उनको अच्छे क्वालिटी का नील मिलता था। ठीक है, बिहार से उनको अच्छे क्वालिटी का नील मिलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर। ठीक है, जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था जो मुगल एम्पायर के द्वारा अपॉइंट किया गया था? हुआ लास्ट गवर्नर, मतलब मुगल के कंट्रोल में था बंगाल, तो आपको ये बताना है कि लास्ट गवर्नर कौन था जो मुगलों के द्वारा अपॉइंट हुआ था, तो दैट इज मुर्शद कुली खान। अच्छा, वार बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ पैलेसी। ठीक है,
बीगन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बीगन है, बैटल ऑफ पैलेसी। एंड डिसिसिव अगर पूछेगा तो बैटल ऑफ बक्सर होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर बीगन पूछेगा, बीगन माने शुरुआत कौन की, अंग्रेजों ने मतलब अपना वर्चस्व किस बैटल के जरिए दिखाया इंडिया में, तो दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ पैलेसी, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ पैलेसी। एंड डिसिसिव बैटल कौन सा था, तो दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ पैलेसी, मतलब सिराजुद्दौला जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो हुआ लड़ाई, उसमें हराया गया, तो दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ। लॉर्ड क्लाइव एक बहुत ही महान, मतलब बोल सकते हैं ये गवर्नर था, मतलब वायसरा भी बोल सकते हैं, नहीं वायसरा तो ये नहीं बने थे, गवर्नर जनरल बने थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। बहुत ही शानदार थे, इनको बहुत उपाधि भी इनको दिया गया, ये शुरुआती इन्होंने ही की थी डोमिनेंस की इंडिया में। फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड दैट इज कॉल्ड लॉर्ड क्लाइव। ऑब्वियसली ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर किसे कहा जाता है, तो ऑब्वियसली लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। हेवन बॉर्न जनरल दैट इज कॉल्ड लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को हैवन बॉर्न जनरल भी कहा जाता है। बैटल ऑफ पलासी इन 1757 विच इज इन वेस्ट बंगाल, विच इज इन वेस्ट। बैटल ऑफ पलासी जो कितने में हुआ था, 1757 में हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल में है। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर दैट इज कॉल्ड मीर कासिम। मतलब मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया, उसे हम मीर कासिम कहते हैं, मतलब मीर कासिम बोलते हैं, ठीक है ना। शिफ्टेड द इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर दैट इज कॉल्ड मीर कासिम। मतलब किसने मतलब अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया था, तो वो थे मीर कासिम। मोस्ट डिसेसिव बैटल दैट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज द बैटल ऑफ बक्सर। मतलब मोस्ट डिसेसिव बैटल कौन था, वो कौन सा डिसेसिव बैटल है जिसने मतलब ब्रिटिश के सुप्रीमेसी को इंडिया में मतलब दर्शाया, तो वो था द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर वाज शाह आलम द्वितीय, ठीक है। जब बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था, तो उस समय रूलर ऑफ दिल्ली कौन थे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को ही पेंशन पे बाद में भेज दिया गया था, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट दैट इज कॉल्ड मीर जाफर। मतलब नवाब ऑफ बंगाल कौन था, तो दैट इज कॉल्ड मीर जाफर, दैट इज कॉल्ड मीर जाफर। और उस समय बैटल ऑफ बक्सर कौन था, तो दैट इज कॉल्ड शाह आलम द्वितीय, ठीक है। बैटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर देखिए किसके किस बीच में हुआ था, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि लॉर्ड क्लाइव और मतलब बोला ही गया है लॉर्ड क्लाइव और मीर मीर जाफ़र के बीच में हुआ था, ठीक है। उस समय वही बंगाल था बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल का वही गवर्नर था मीर जाफ़र। और दिल्ली में कौन शासन कर रहा था, तो दैट इज कॉल्ड शाह आलम द्वितीय। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी तो यही जानकारी है। द फ्लोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको दीवानी ग्रांट हुआ था बाई ईस्ट इंडिया, शाह आलम द्वितीय, क्योंकि दिल्ली में उस समय वही थे बैटल ऑफ बक्सर के समय में। इन विच गवर्नर टेन में दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा वेर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाई एम्पेयर शाह आलम द्वितीय। लॉर्ड क्लाइव में सब, लॉर्ड क्लाइव इतना इंटेलिजेंट आदमी था कि सबसे पहले इसने बैटल ऑफ बक्सर किया। बैटल ऑफ बक्सर में इसने जो शाह आलम द्वितीय से दीवानी राइट भी इन्होंने ग्रांट करवा लिया था, क्योंकि दिल्ली में शाह आलम द्वितीय था और यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, शायद मीर जाफ़र था, तो उसको हटाया, ठीक है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय से दीवानी राइट भी बंगाल बिहार एंड उड़ीसा का ले लिया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी राइट किसके द्वारा दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड शाह आलम द्वितीय। और किसने लिवाया था, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव बोला जाता है। इसीलिए लॉर्ड क्लाइव को हेवन बॉर्न जनरल भी कहा जाता है। आप इस बात को समझिए। दीवानी राइट ग्रांटेड इन द ईयर 1765। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर कितना में हुआ था, 1700। बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था 1757 में हुआ था। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर कितने में हुआ था, 1764 में हुआ था, 1764 में। और 1765 में दीवानी राइट इन्होंने ग्रांट करा। बैटल ऑफ वैंडोविस बाई फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज इन 1760, ठीक है। उसके बाद द फ्लोइंग अपोज ब्रिटिश इन इंडिया विग्रोसली। किसने मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को विग्रोसली अपोज किया था, दैट इज कॉल्ड मराठा। मराठा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विग्रोसली अपोज किया था एंड दैट इज कॉल्ड मराठा। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीज़ देखा जो कि आप मतलब आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो बैटल ऑफ पलासी से क्या हुआ था, बिगेन हुआ था, ठीक है। और सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला उस समय था, तो बैटल ऑफ पलासी में मतलब लॉर्ड क्लाइव ने उसे हरा दिया। ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद अगर हम ये बताएं हम तुमको कि जैसे
नवाब ऑफ बंगाल में द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, तो मीर जाफ़र था। नवाब ऑफ बंगाल कौन था जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और मीर जाफ़र था, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर कितने में हुआ था, 1764 में। मोटा मोटी ये है। बैटल ऑफ वैंडविस हमने देख ही लिया, बिटवीन फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, दैट इज 1760। द फ्लोइंग अपोज ब्रिटिश इन इंडिया विग्रोह, दैट इज कॉल्ड मराठा। हो गया, इतना काफ़ी है। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। रीजनल स्टेट पंजाब एंड द मैसूर। रीजनल स्टेट क्या है, पंजाब और मैसूर के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। टू विच रीजन डिड रंजीत सिंह बिलोंग, तो सुकर चकिया, ठीक है। ये कुछ रीजनल स्टेट थे अंग्रेजों के समय में, सबसे पहले पंजाब और मैसूर। टू विच मिसेल डिड रंजीत सिंह बिलोंग, तो सुकर चाकिया। कैपिटल किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज लाहौर। Who said, God intended me to look upon all religion with one eye, that is why he took away the right from the other। रंजीत सिंह बोला करते थे कि मैं दूसरों से अधिकार ले लेता हूँ क्योंकि गॉड ने मुझे बोला है कि सबको अपने बराबर आंखों से देखना है। दैट इज कॉल्ड रंजीत सिंह, दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ रंजीत सिंह। क्या, गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन विथ वन आई, दैट इज वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर। इसलिए वो दूसरों की आंखों से वो लाइट ले लेते हैं क्योंकि गॉड ने उनको भेजा है और वही सब कुछ करता धरता है। ये रंजीत सिंह का स्टेटमेंट था। रंजीत सिंह एनेक्स, रंजीत सिंह बहुत ही महाप्रतापी रूलर थे। इन्होंने लाहौर, अमृतसर, फरीदकोट, कोटला एंड अम्बाला को जीत लिया था। लाहौर, अमृतसर, अम्बाला, कोटला एंड फरीदकोट को जीत लिया था। टीपू सुल्तान सेट ऑफ हिज कैपिटल एट श्रीरंगापटना। श्रीरंगापटना, टीपू सुल्तान ने कैपिटल कहाँ सेटअप किया था, तो उन्होंने श्रीरंगापटना में कैपिटल को शिफ्ट किया था। श्रीरंगापटना में कैपिटल को शिफ्ट किया था। ओके। द फ्लोइंग इंडियन रूलर established embassies in foreign countries on modern lines। तो टीपू सुल्तान एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने पहली बार फॉरेन में एम्बेसीज को इस्टेब्लिश किया था, फॉरेन में। ओके। इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम विथ टीपू सुल्तान। इंग्लिश मैन ने क्या था, ये टीपू सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे, इनको कस के रगड़ा था ब्रिटिशर्स ने, और लास्ट में जाके ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम कराया, किससे, टीपू सुल्तान से, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1769 में हुआ था और इसमें अंग्रेजों ने जीत के ट्रीटी ऑफ मद्रास किया, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर 1784 में हुआ, इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किया। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 में हुआ, उसमें उन्होंने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम किया। और फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ 1799 में, इसमें इन्होंने टीपू सुल्तान को मार दिया, ठीक है, और पूरा कंट्रोल ले लिया। तो मैसूर के बारे में अगर आपको देखा जाए, एंग्लो मैसूर वार, तो मैसूर के किंग थे टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री। टीपू सुल्तान से ही ये सारा काम करवाया गया था। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, बाद में टीपू सुल्तान को मार। और अगर पंजाब के बारे में नाम आएगा उस समय, तो रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह ने बहुत सारा काम किया था, जैसे उन्होंने लाहौर को और चीज़ों को जीता था। जैसे अगर हम आपको लाहौर, अमृतसर, फरीदकोट, कोटला एंड अम्बाला, ये सब जगहों को उन्होंने जीत लिया था। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल एंड द वायसराय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो रोबोट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे एक लाइन है, देखो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बोले तो दैट इज कॉल्ड रोबोट क्लाइव। इन्हीं से सब चीज़ शुरुआत हुआ था, ठीक है। उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, एज पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया चार्टर एक्ट 1833 से, मतलब अब गवर्नर जनरल बंगाल नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड विलियम बेंटिंग। एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर हुआ लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही फर्स्ट वायसराय थे, तो वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, मतलब ये समझ सकते हो। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिपेंडेंट इंडिया लास्ट गवर्नर जनरल, तो दैट इज कॉल्ड सी राजा गोपालाचारी, दैट इज कॉल्ड सी राजा गोपालाचारी। और उसके बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया तो इस पोस्ट को हटा दिया गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं रोबोट क्लाइव, अलग अलग जो वायसराय हुए थे उनके अलग अलग कामों के बारे में थोड़ा समझते थे। रोबोट क्लाइव सबसे पहले क्या थे, फर्स्ट गवर्नर बंगाल थे। इम्प्लीमेंटेड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया था। वारेन हेस्टिंग्स ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे।
रिमूव डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, इनको महाभियोग बाद में इनको मतलब इम्पीचमेंट इनका किया गया था, मतलब इनके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया गया था, ठीक है। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम पढ़ते हैं। परमानेंट सेटलमेंट रोयतावारी एंड महलवारी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट रोयतावारी एंड महलवारी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फादर ऑफ सिविल सर्विस भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, मतलब सिविल सर्विस के पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद लॉर्ड वेल्स जली, लॉर्ड वेल्स जली क्या है? वो सब्सिडरी अलायंस बोला जाता है, सब्सिडरी अलायंस के जनक कहा जाता है। सम स्टेट्स इसके जरिए इन्होंने मतलब एक्वायर कर लिया था, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, झांझर, अवध, पेशवा, बरार, भांसोल एंड सिंधिया, ये सब इन्होंने सब्सिडी अलायंस के जरिए लॉर्ड वेल्सली ने एक्वायर कर लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक एबॉलिश सती प्रथा विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय इन 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता था क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को हटा दिया था 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिल के, ठीक है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कर्नाल सालिमन एबॉलिश ठगी प्रथा, और ठगी प्रथा को एबॉलिश किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसके साथ मिलके? कर्नाल सालिमन के साथ मिलके, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड एलिनोरो कंप्लीटली एनेक्स सिंध, एलिमिनेटेड दास प्रथा, इन्होंने सिंध को पूरी तरह से जीत लिया था लॉर्ड एलिनबरो ने, और इन्होंने दास प्रथा को भी एलिमिनेट किया था। अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, इसके जरिए इन्होंने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी एंड नागरपुरी सबको अपने आप में मिला दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हिंदी में हड़प नीति भी बोलते हैं। एज पर इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एनेक्स अवध, अवध को भी इन्होंने इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देके एक्वायर कर लिया था। रेलवे बॉम्बे टू थाने इन्होंने चलाया 1853 में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय इन्हें कहा जाता है। विडो रीमैरिज एक्ट, ईश्वर चंद विद्यासागर को विडो रीमैरिज एक्ट कहा जाता है। इन्होंने 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ईश्वर चंद विद्यासागर के साथ मिलकर विडो रीमैरिज मतलब विधवा पूर्ण विवाह का शुरुआत इंडिया में की थी। लॉर्ड मायो फर्स्ट सेंसस 1800, लॉर्ड मायो को फर्स्ट सेंसस के लिए जाना जाता है। इन्होंने पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में करा। किल्ड इन पोर्ट, इन्हें पोर्ट ब्लेयर में ये मार दिए गए थे। कौन? लॉर्ड मायो। लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता माना जाता है, ठीक है, और ये फैक्ट्री एक्ट के भी जनक हैं लॉर्ड रिपन। उसके बाद लॉर्ड डफरिन इन 1885 इस्टेब्लिश द आईएनसी इन मुंबई विद द व्यू ऑफ एओहिम, मतलब इन्हीं के रीजन में 1885 में आईएनसी मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था। और कि कौन किया था? तो एओ ह्यूम किया था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे ओमेश चंद्र बनर्जी, एंड इसके फर्स्ट जो महिला प्रेसिडेंट थी वो थी वो भी आई थिंक उसका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, बट फर्स्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। शायद सरोजनी नायडू थी फर्स्ट वोमेन आईएनसी प्रेसिडेंट। आई एम नॉट करेक्ट अबाउट, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, आप देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन क्या है? इस्टेब्लिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने इस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद लॉर्ड मिंटू सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरल कॉलेज, लॉर्ड मिंटू ने ही सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरल कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। और लॉर्ड मिंटू को इसलिए ये बात कहा जाता है क्योंकि इन्हीं की वजह से इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इनको मतलब लॉर्ड मिंटू को मतलब फादर ऑफ मतलब पाकिस्तान भी बोला जाता है, नॉट मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि ये जो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज आया था इसी की वजह से इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। मेन रीज़न यही था, गांधी जी ने बात बोला था कि फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है बल्कि लॉर्ड मिंटू हैं, ओके। लॉर्ड हार्डिंज शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1912। अब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल किसने शिफ्ट कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, एक जो भी थे वाइसराय, इन्होंने शिफ्ट कर दिया था 1912 में। कितने ईस्वी में शिफ्ट किया? 1912 में, ठीक है। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट मतलब होता है कि फिक्स टैक्स ऑन और रोयतवारी सिस्टम डायनेमिक टैक्स ऑन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है फिक्स टैक्स ऑन, रोयतवारी सिस्टम का डायनेमिक टैक्स ऑन लैंड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हुए है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल में।
द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन द ईयर 1793। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ जमींदार और लैंडलॉर्ड्स। परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था? तो जमींदार और लैंडलॉर्ड के साथ किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट एंड रोयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली इन बंगाल, मद्रास एंड मुंबई। ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट एंड रोयतवारी जो सिस्टम था ऑफ लैंड रेवेन्यू का, वो इंट्रोड्यूस हुआ था रिस्पेक्टिवली इन बंगाल, मद्रास एंड मुंबई में। ठीक है, सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। सर थॉमस रो कौन से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के साथ जुड़े हुए थे? तो दैट इज कॉल्ड रोयतवारी सेटलमेंट। इन ब्रिटिश सिस्टम रोयतवारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्रिवेलेंट इन वेस्ट एंड साउथ एशिया। इन ब्रिटिश सिस्टम में रोयतवारी लैंड रेवेन्यू जो था, रोयतवारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था, वो प्रिवेलेंट था वेस्ट और साउथ एशिया में। ठीक है, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश, दैट इज कॉल्ड दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ थ्योरी दिया था ब्रिटिश रूल के समय में। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, दैट इज दादा भाई नौरोजी। रिवोल्ट ऑफ 87, द इमीडिएट कॉज। अब हम 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता था ये जो रिवोल्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है 1857 का विद्रोह। ठीक है, अब देखो, द इमीडिएट काउज ऑफ द इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। द इमीडिएट कॉज जो था इंडिया के फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इज रिलीजन। सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस मतलब जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जो हुआ था वो सस्पिशन था अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इज रिलीजन, मतलब कि ब्रिटिशर जो थे अब रिलीजन में इंटरफेरेंस करने लगे थे, ये हुआ था। ठीक है ना, ये मेन कॉज था, वन ऑफ द मेन कॉज था रिवोल्ट ऑफ 87 का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक्स प्लेस एट बैरकपुर। मंगल पांडे जो इंसिडेंट टेक्स प्लेस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बैरकपुर में। ठीक है, अच्छा, रिवोल्ट ऑफ 87 जब हुआ तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था, कानपुर में तात्या टोपे ने किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जगदीशपुर बिहार में राजपूत कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह, बरेली में खान अब्दुल गफर खान ने किया था। वेयर फ्रॉम द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फॉर, तो मेरठ से 1857 का विद्रोह पहली बार स्टार्ट होना शुरू हुआ था। द रिवोल्यूशनरी वुमन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वाज, अवध में किसने लीड किया था? तो दैट इज कॉल्ड बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल, ये अवध कहाँ पे है? तो अवध क्या है? लखनऊ में, इसलिए मैंने बता दिया लखनऊ में किसने लीड किया था, दैट इज कॉल्ड बेगम हजरत महल। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल वार ऑफ फ्रीडम इन लखनऊ, तो लखनऊ बोल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड 1857 का विद्रोह हजरत महल ने, हजरत महल, बेगम हजरत महल इनको बोला जाता है। द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग, मतलब रामचंद्र पांडुरंग का जो 1857 में विद्रोह हुआ था उनका रियल नेम क्या था? तो दैट इज कॉल्ड तांत्या टोपे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जो वीर कुंवर सिंह जो थे एक प्रोमिनेंट लीडर 1857 जो बिहार के हैं, वो किस प्लेस से बिलोंग करते हैं? तो दैट इज कॉल्ड बिहार। राजपूत कुंवर सिंह बिलोंग टू जगदीशपुर। राजपूत कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं जगदीशपुर से। ठीक है, इन्होंने 1857 का जो बिहार में जो रिवोल्ट हुआ था उसको लीड किया था। द रिवोल्ट ऑफ 87 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट गालिब। जो रिवोल्ट ऑफ 87 का जो विद्रोह था वो कौन से पोएट के द्वारा विटनेस किया गया था? तो दैट इज कॉल्ड गालिब। द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ इमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वाज आगरा। जो ओरिजिनल रेसिडेंस था इमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब का वो था आगरा। ठीक है, ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ इमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब दैट इज आगरा। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया इज रिमेन न्यूट्रल इन 1857 जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो न्यूट्रल थे 1857 के विद्रोह के समय में। निजाम ऑफ हैदराबाद डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध रिबेल नहीं किया था। निजाम ऑफ हैदराबाद डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिशर। निजाम ऑफ हैदराबाद डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिशर, डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स।
ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 87 दैट इज कॉल्ड लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 87 दैट इज कॉल्ड लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे रिवोल्ट ऑफ 87 के समय? तो दैट इज कॉल्ड लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 1857 के समय में कौन जो विद्रोह किया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दैट इज कॉल्ड लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। What was the main cause of the failure of the revolt of 87? The lack of common strategy and central organization. Lack of common strategy and central, मतलब जो main cause of failure of revolt of 87 हुआ था वहाँ पे main cause क्या था? तो lack of common strategy एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी कॉमन स्ट्रेटजी नहीं था और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसकी वजह से जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो फेल हुआ था। मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 87 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर एक मॉडर्न हिस्टोरियन थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 87 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार कहा जाता था। दैट इज कॉल्ड वी.डी. सावरकर। ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 87 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम द गोरखा, सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ। गोरखा, सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 87 द ब्रिटिशर्स रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम द गोरखा, सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ। ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 87 के बाद जो ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम द गोरखा, सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ, मतलब रिवोल्ट ऑफ 87 के बाद जो ब्रिटिश जो था उन्होंने सोल्जर को रिक्रूट किया था कहाँ से? गोरखा, सिख, पंजाबी इन द नॉर्थ से किया था। ठीक है। क्योंकि उनका थोड़ा इधर से विश्वास कम उठ गया था साउथ डायरेक्शन से, तो इन्होंने इस डायरेक्शन से उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 87 के बाद मतलब सोल्जर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट किया। अदर सिविल अपराइजिंग्स, ठीक है। अदर सिविल अपराइजिंग, ठीक है। अदर सिविल अपराइजिंग के बारे में हम देखें मतलब कुछ और भी अपराइजिंग्स हुए थे। द इंडिगो रिबेलियन वाज अबाउट द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू ग्रो एट ए प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है। जो पीजेंट थे वो इंडिगो नहीं ग्रो करना चाहते थे बट दे आर बीइंग फोर्स टू ग्रो एट ए प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है। ओके। जो इंडिगो रिबेलियन था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? वो ये था कि द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो, मतलब इंडिगो क्या बोलते थे कि वो इंडिगो वो ग्रो नहीं करना चाहते बट बीइंग फोर्स टू ग्रो इंडिगो एट ए प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, जो कि अनएक्सेप्टेबल था। हु वाज द ऑथर ऑफ द नील दर्पण, ए बुक रिटन ऑन द मेजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर, तो दैट इज कॉल्ड दीनबंधु मित्र। ओके। हु वाज द ऑथर ऑफ द नील दर्पण, एक बुक है नील दर्पण जो कि मेजरेबल कंडीशन दिखाता है इंडिगो फार्मर का, दैट इज कॉल्ड दीनबंधु मित्र। हु वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, तो दैट इज कॉल्ड बंकिम चंद्र चटर्जी। जो सॉन्ग है वंदे मातरम उसका कंपोजर कौन है? तो दैट इज कॉल्ड बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। द थीम ऑफ द नोबेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट। जो थीम है नोबेल आनंद मठ का वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो दैट इज कॉल्ड सन्यासी रिवोल्ट, दैट इज कॉल्ड सन्यासी रिवोल्ट। द थीम ऑफ द बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नोबेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट। जो बंकिम चंद्र चटर्जी का फेमस नोबेल आनंद मठ है वो बेस्ड है वो सन्यासी रिवोल्ट पे है। कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय गुरु राम सिंह। कूका मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज है वो गुरु राम सिंह के द्वारा ऑर्गेनाइज है। कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय, जो ऑर्गेनाइज है वो गुरु राम सिंह के द्वारा ऑर्गेनाइज है। कूका मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय पंजाब। कूका मूवमेंट जो फाउंड किया गया वो पंजाब में फाउंड किया गया था। ठीक है। उसके बाद पागलपंथ रिवेलियन जो है वो गैराज से रिलेटेड है, फाउंडेड बाय करम शाह। उसके बाद फराजी रिवेलियन जो है वो दादू मियाँ से रिलेटेड है, फॉलोवर ऑफ हाजी शरीतुल्लाह। ठीक है। फराजी मूवमेंट में कौन फॉलोअर थे? तो दैट इज कॉल्ड हाजी शरीतुल्लाह और ये दादू मियाँ से रिलेटेड है। हु हैड लेड कोल्ड रिवोल्ट। कोल्ड रिवोल्ट को किसने मतलब लीड किया था? तो बुद्धू भगत, और इसका रीजन जो है सिंहभूम है। इसका रीजन क्या है? सिंहभूम है। उसके बाद संथाल रिवोल्ट क्या है? 1855 से 56 के बीच में हुआ था और इसमें कौन कौन से लोग मतलब थे? तो सिंधु थे, कान्हू प्लस भैरव चंद। ठीक है। संथाल रिवोल्ट में। उसके बाद उलगांव रिवोल्ट जो हुआ था वो बिरसा मुंडा के द्वारा हुआ था। दिस रिवोल्ट इन 1895। उलगुलान रिवोल्ट जो हुआ था वो बिरसा मुंडा जो कि एक ट्राइब थे, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, ये रिवोल्ट 1855 में। हु वाज द लीडर ऑफ द मुंडा रिवोलियन। मुंडा रिवोलियन के लीडर कौन थे? तो बिरसा थे। व्हिच ट्राइबल लीडर नोन एज द धरती आबा। धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑब्वियसली बिरसा मुंडा को जाना जाता है। वर्किंग एरिया ऑफ द बिरसा मुंडा रांची, ये झारखंड से बिलोंग करते थे। मेन वर्किंग एरिया इनका क्या था? रांची था। द वर्ड आदिवासी वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाई ठक्कर बाबा। जो वर्ड आदिवासी था वो फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज किया गया था? तो वो ठक्कर बाबा के द्वारा यूज किया गया था। द मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 ब्रोक
आउट इन केरला मालाबार। जो मोपला रिवोल्ट था 1921 में, वो ब्रेक हुआ था केरला मालाबार में। किसमें? केरला मालाबार में। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। तो ऑब्वियसली अब हम एजुकेशन का जो डेवलपमेंट था मॉडर्न इंडिया में वो कैसे हुआ था उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देखो, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय सर विलियम्स जोन। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो वो था सर विलियम जोन्स के द्वारा फाउंड किया गया था। इट इज़ अबाउट स्टडी इंडियन हिस्ट्री। ये था इंडियन हिस्ट्री के स्टडी के बारे में। ओके उसके बाद इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेस इम्पेजी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो हंटर कमीशन जो रिपोर्ट था वो किस चीज़ के बारे में था? वो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में था कि उसका डेवलपमेंट किया जाए। सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। जिस तरह से हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड था उसी तरह से सैडलर कमीशन भी जो था वो एजुकेशन से ही रिलेटेड था। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड 1970। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था जिसने अपॉइंट किया सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड 1917, दैट इज 1917। ठीक है। द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ इंडिया एजुकेशन पॉलिसी वाज मैकले। जो फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ इंडिया एजुकेशन पॉलिसी था दैट इज कॉल्ड मैकले एजुकेशन ओनली टू हाई क्लास पीपल। क्या था? एजुकेशन ओनली टू हाई क्लास पीपल, एजुकेशन ओनली टू हाई क्लास पीपल, द एजुकेशन ओनली टू हाई क्लास पीपल। द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय मैकले मिनट्स ऑफ 1835। जो फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन था सिस्टम इन इंडिया किसके द्वारा ले गया था? मैकले मिनट्स ऑफ 1835 में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई वाज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ, मतलब जो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी जो मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ वो किसके एफर्ट से हुआ? तो दैट इज डी.के. कार्वे। डी.के. कार्वे के एफर्ट से हुआ था। हु वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी। मतलब डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो फॉर्मेशन हुआ था वो उससे कौन से एसोसिएटेड हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। हु वाज द फ्लोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? लॉर्ड हार्डिंजन। Which one of the following was the first to be declared as Central University? Banaras Hindu University of Varanasi. The first newspaper, अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इज बंगाल गैजेट and it was started by James Auguste Hickey. Who among the following had primarily implemented the press censorship? तो वेल्सले। Who among the following introduced the vernacular press act to control news? लॉर्ड लेटन। मतलब लॉर्ड लेटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया था न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप वाज द वर्नाकुलर एक्ट रिपेलेड? किस गवर्नर जनरलशिप में वर्नाकुलर एक्ट को रिपेल कर दिया गया था, हटा दिया गया था? दैट इज कॉल्ड लॉर्ड रिपन। विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? केसरी। मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था दैट इज कॉल्ड केसरी। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियन इन इंग्लिश लैंग्वेज वाज हिंदू पैट्रियट। पहला न्यूज़पेपर जो इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब पब्लिश किया गया था वो था हिंदू पैट्रियट। द एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियट हु स्ट्रांगली सपोर्टेड द इंडिगो मूवमेंट वाज हरीशचंद्र बनर्जी। मतलब एडिटर कौन थे हिंदू पैट्रियट के? तो वो थे हरीशचंद्र बनर्जी और इन्होंने इंडिगो मूवमेंट को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। हरिजन वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। हरिजन जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत वाज स्टार्टेड बाय बी.आर. अम्बेडकर। जो बहिष्कृत भारत है मराठी फोर्टनाइटली वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो वो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज ए जर्नल ब्राउट आउट बाय अब्दुल कलाम आज़ाद? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सा जनरल ब्राउट आउट किया गया था? दैट इज कॉल्ड अल हिलाल। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ एंड जो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर था वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो वो था एनी बेसेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? इनमें से कौन सा जो है वो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है? तो दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या था? वो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट।
विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन? फर्स्टली एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, मतलब वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन था उससे सबसे पहले कौन सा क्लास जो है इन्फ्लुएंस हुआ था? तो वो था एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। हु एमोंग द फ्लोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? इसमें से कौन से जो ग्रेट मैन है उसको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है? दैट इज कॉल्ड राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन को इंडियन रेनेसेंस का फादर कहा जाता है। इंडियन रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल चेंज, मतलब ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल चेंज कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस को। अब देखो, राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है, इसके पीछे क्यों कहा जाता है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। ये प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म थे, इन्होंने नेशनलिज्म का बढ़ावा दिया। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, आधुनिक मतलब मैन कहा जाता है। फाउंडर ऑफ आत्मीय समाज एंड ब्रह्म समाज इन्होंने किया था। उसके बाद सती प्रथा को इन्होंने बहिष्कृत कर दिया था। ब्रह्म समाज फाउंडेड इन द ईयर 1828। ब्रह्म समाज किस ईयर में फाउंड किया गया था? 1828 में। हु गेम राम मोहन राय द टाइटल ऑफ राजा? अकबर टू ने राजा राम मोहन राय को जो राजा का टाइटल दिया था। द फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्म समाज इज केशव चंद्र सेन, मतलब ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय किए थे, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने किया था। द ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म। जो ब्रह्मो समाज है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो वो मोनोथिज्म पे बेस्ड है। ओके। participated in the parliament of religious held in Chicago in 1893, that is called स्वामी विवेकानंद। participated in the parliament in religious held, मतलब चिकागो में जो पार्लियामेंट जो रिलीजियस जो पार्लियामेंट हुआ था चिकागो में 1893 में, उसमें पार्टिसिपेट किया था, दैट इज कॉल्ड स्वामी विवेकानंद, दैट इज स्वामी विवेकानंद। ठीक है। रामकृष्ण मिशन वाज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन जो था स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्टार्टेड इन द ईयर 1897। रामकृष्ण मिशन जो था वो स्टार्ट हुआ था 1897 में। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था। उसके बाद दयानंद सरस्वती के बारे में हम कुछ जानते हैं। ये आर्य समाज के फाउंडर थे। रिवाइवल ऑफ वेदास के नाम से जाना जाता है। लेट्स गो बैक टू वेदास इन्होंने कहा है। उसके बाद मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद स्टेटमेंट गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। सो इनके द्वारा कुछ काम किया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा, उस काम को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये आर्य समाज के फाउंडर थे। उसके बाद रिवाइवल ऑफ वेदा, इन्होंने वेदा का रिवाइवल किया। लेट्स गो बैक टू वेदास, इन्होंने लेट्स गो बैक टू वेदास कहा है दयानंद सरस्वती ने। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश भी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्टेटमेंट इन्होंने एक दिया है, गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। गुड गवर्नमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके। फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज, सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने स्वराज वर्ड यूज किया था एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। फाउंडर ऑफ प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। फाउंडर ऑफ देव समाज, तो देव समाज के फाउंडर कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। उसके बाद गुलामगिरी रिटन बाई ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी किसके द्वारा रिटा गया, राइट डाउन किया गया? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। सत्यशोधक समाज वाज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। सत्यशोधक समाज क्या था? सत्यशोधक समाज जो था वो था टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास। और उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए थे 1856 में। ओके। उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में फॉर मैरिज, मतलब बॉयज के लिए 18 साल, गर्ल के लिए 14 साल, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा लाया गया था। कौन? नेटिव मैरिज एक्ट जो कि 1872 का था। उसके बाद शारदा एक्ट जो था फॉर द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, मतलब शारदा एक्ट जो था वो चाइल्ड मैरिज के प्रिवेंशन के लिए आया था। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड बाय मैडम HM बालवस्ती। दिस सोसाइटी सक्सेस इंडिया ड्यू टू एनी बेसेंट। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी मतलब सक्सेस हुआ किसकी वजह से? एनी बेसेंट के जरिए। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, फाउंडेड बाय मैडम HB बालवस्टेस्काई। ठीक है। उसके बाद देखिए अब राजा राम मोहन के द्वारा कुछ जो काम किया गया है वो हम आपको बता देते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा एंड सती प्रथा को इलीगल किया था इन्होंने। सती ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा एंड सती, मतलब ऊपर जो हम पढ़े हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देते हैं।
राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ काम है। ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, सती प्रथा को इन्होंने इलीगल किया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दयानंद सरस्वती को डर, DAR, ऐसे थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं, जैसे ये है ना, इसको अगर हम पतला कर लेंगे यहाँ पे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DAR, ठीक है, डर, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, डर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, डर, ओके। तो ये हो गया डर। उसके बाद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले। हु सेड इफ गॉड वेयर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर भगवान जो है अगर इनटचेबिलिटी को अगर मतलब रिकॉग्नाइज करता है तो हम उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कौन था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। कांग्रेस से पहले कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुए थे उसके बारे में हम देखेंगे। द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? सर विलियम जोन्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस। Indian National Congress was established by A.O. Him in 1885. The first conference of Indian National Congress held at Mumbai. First President of the Indian National Congress, Umesh Chandra Banerjee. The Indian National Congress was established during the Viceroy of Lord Dufferin, who had ridiculed Congress as represented only a short-sighted minority of people. Lord Dufferin. First Muslim President of India National Congress was Badruddin Tayyabji. First woman President of India National Congress was Annie Besant. First Indian woman President of the Indian National Congress was Sarojini Naidu. Who among the following was never elected as the President of the Indian National Congress? Bal Gangadhar Tilak. Who among the following the trio Lal Bal Pal became President of the Indian National Congress? Lala Lajpat Rai. Among at which place was the 27th session of the Indian National Congress held? Patna Bankipur. At which place was the 27th session of the Indian National Congress held? Patna Bankipur. President R.N. Madhurkar. In which of the following session of the Indian National Congress Bal Gangadhar Tilak had expressed Swaraj is my birthright and I shall have it? Lucknow session 1916. Who said Swaraj is my birthright and I shall have it? Bal Gangadhar Tilak. The Congress is flattering to its fall, and one of my greatest ambition while in India is to assist it to a peaceful dominance. This declaration was made by Lord Curzon. Who among the following suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained independence? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi presided over only in one session of the Indian National Congress in 1924. Where was the session held? Belgaum, 1924. President of Indian National Congress at the time of independence was J.B. Kriplani. On which occasion was Jana Gana Mana first song? 91 session of INC. Next topic है moderate and extremists in Congress. Some of the prominent moderate leaders were Dada Bhai Nauroji, Surendra Nath Banerjee and Gopal Krishna Gokhale. GSD. Gopal Krishna Gokhale, Surendra Nath Banerjee and Dada Bhai Nauroji. Leader who raised extremist ideology: Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh. The protest method of moderate leaders of the Congress was constitutional agitation. Congress is split into two different groups of at Surat session of Congress in 1907. Which one of the following movement has contributed to a split in the Indian National Congress, resulting in the emergence of moderates and extremists? Swadeshi movement. Most of the moderate leaders hailed from urban areas. Which one of the following was not an extremist? Gopal Krishna Gokhale. Which of the following servant of Indian society? Gopal Krishna Gokhale. Servant of Indian society, Gopal Krishna Gokhale. Who accused Indian National Congress of participating or practicing policy of prayer, petition and protest? Bal Gangadhar Tilak. Who accused Indian National Congress of practicing politics of prayer, petition and protest? That is Bal Gangadhar Tilak. Who called the Indian National Congress as a begging institute? Bal Gangadhar Tilak. Indian national movement came to be dominated by extremists after 1906.
which of the following leader belong to the extremist wing of the Congress, that is called Arbindo Ghosh? Which among the following was not known as a moderate in the Indian national movement? This means we have to find extremist, that is Bal Gangadhar Tilak. Supporter of Swadeshi movement is extremist. Who called Bal Gangadhar Tilak father of Indian unrest? Valentine Chirol. Which extremist leader of the freedom movement was given 6-year jail punishment in 1908? Bal Gangadhar Tilak. Ganpati festival in Maharashtra was started by Bal Gangadhar Tilak. Revolutionary movement in India, or Abhinav Bharat, a secret society of revolutionary, was organized by B.D. Savarkar. Who founded Abhinav Bharat Society in 1906 in London? Vinay Damodar Savarkar. Who among the following started the Mitra Mela Union? V.D. Savarkar. Activities of Barinder Ghosh had given birth of secret revolutionary organization named as Anushoolan Samiti. Barinder Ghosh was associated with Anushoolan Samiti. The Anushoolan Samiti was a revolutionary organization. When did the attempt of the murder of the King's Ford was made at Muzaffarpur? 1908. Muzaffarpur Bambi case 1908 is associated with Praful Chakki and Khudiram Bose. Hindustan Republic Association 1924. It was founded at Kanpur. President Sachinder Nath Sanyal and other Ram Prasad Bismil, Jogesh Chatterjee, Chandrasekhar Azad refused to drink milk on the eve of his evolution and said, "Now I shall take my mother milk only." Ram Prasad Bismil. Who pinned the following lines? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. राम प्रसाद बिस्मिल. Kakori Kand. The treasury of the government was looted by this organization of Kakori, a place in Lucknow, Saharanpur, section of the Northern Railway on 9th August 1925. This incident is known as Kakori conspiracy. The Kakori Kand. What is Kakori Kand? The treasury of government was looted by this organization at Kakori, a place in Lucknow Saharanpur section of the Northern Railway on 19 August 1925. This incident is known as Kakori conspiracy. 29 revolutionaries were arrested, in which Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah, Roshan Singh and Rajendra Lahari were hanged while Azad escaped. दरो दीवार पे नज़र रखते हैं, खुश रहो वतन वालों हम तो सफ़र करते हैं. वाजिद अली शाह. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय दिल्ली, चंद्रशेखर आजाद. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन वाज फॉर्म्ड बाय दिल्ली में फॉर्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा. HSR. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक वाज फाउंडेड इन द ईयर 1928. Who among the following threw a bomb in the Central Legislative Assembly on April 8, 1929 to make the deaf British government hear? Bhagat Singh, Batukeshwar Dutt. How did was Bhagat Singh when he threw a bomb in the assembly in protest against this government? A little more than 21 years. A little more than 21. How revolutionary Chandrasekhar Azad was killed by the Britishers? By bullet in encounter. Who gave the Inqilam Jindabad slogan? Bhagat Singh. Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev were executed on 23 March 1931. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were sentenced to death in Lahore conspiracy case. Name the first recorded Muslim who was hanged for Indian freedom. Ashfaqullah Khan. Who among the following organized the famous Chittagong Armani raid, that is called Surya Sen? On what change was Jatin Das arrested? Lahore conspiracy. The freedom fighter who died in jail due to hunger strike was Jatin Das. Which of the following revolutionaries was hanged in Gorakhpur? Ram Prasad Bislim. Who among the following founded the Lathi Club? Bal Gangadhar Tilak. Revolutionary activities outside India. Next topic, topic number 15. The Indian Home Rule Society in London was started by Syamji Krishna Verma. Syamji Krishna Verma established Indian Home Rule Society in London. The Indian Home Rule Society was founded in 1905. Indian House in London was established by Syamji Krishna Verma. Gadar Party was formed by Lala Hardayal in 1930. In which of the following countries Gadar Party was formed? USA. The headquarters of Gadar Party was in San Francisco. What was the cause of the outbreak of Gadar Revolution? Beginning of the First World War. Who is regarded as the mother of Indian Revolution? Bhikaji Rustam Lama. Where did Madam Lama host the first tricolor flag in 1907? That is Stuttgart. Which of the following pair got sentenced to be hanged
far assassination of the British officer in England, Madanlal Dhigra and Udham Singh. What was Kamat Gatmatru, a naval ship of voyage to Canada? Which one of the following was associated with Kamatgaru episode, that is called Gurdeep Singh? What was Kamatgaru, a ship? Who had established India Independence League? Ras Bihari Bose. Who had established Indian Independence League? Ras Bihari Bose. Next topic, number 16, partition of Bengal and Swadeshi movement. The declaration of partition of Bengal was done on 19 July 1905. Which movement started after the partition of Bengal? Swadeshi movement. Name the viceroy concerned with Bengal partition, that is Lord Curzon. Who was the first to suggest the boycott of British goods in Bengal? That is Krishna Kumar Mitra. Partition of Bengal was done mainly to weaken the growth of nationalism in Bengal. The following program were launched by the nationalists against the partition of Bengal, that is boycott, Swadeshi and national education. The following program were launched by the nationalists against the partition of Bengal: boycott, Swadeshi and national education. In which year partition of Bengal made by Lord Curzon was cancelled? 1911. Vande Mataram became the theme song of the Indian national movement during Swadeshi movement. Next topic, number 17, Congress, Banaras, Calcutta and Surat session. Gopal Krishna Gokhale was the political mentor and master of Gandhiji. Gopal Krishna Gokhale presided over the session of Congress in 1905. Data Bhai Nehruji was formerly known as Grand Old Man of India. Who was the first Indian to be elected to be the President of Parliament? Dada Bhai Nehruji. At which session was the Indian National Congress divided into two groups, Naram Dal and Garam Dal? That is called Surat session. The President of the Surat session of Indian National Congress was R.B. Ghosh. Surat split was led by Tilak. Next topic, 18, formation of the Muslim League 1906. Who among the following was the founder of the All India Muslim League? Nawab Salimullah Khan. In 1906, Muslim League was founded at Dhaka. All India Muslim Leagues founded in the year 1906. First president of the Muslim League is Aga Khan. The Muslim deputation met Minto in 1906 at Simla and pleaded for separate electorate for Muslim. The Muslim deputation met Minto in 1906 at Simla and pleaded for separate electorate for Muslim. Next topic, number 19, Morley-Minto reform. Indian Council Act 1909, that is equal to Morley-Minto reform. Morley-Minto reform bill was passed in 1909. Which of the following act divided for communal representation in British India? Morley-Minto reform 1909. Morley-Minto reform, ठीक है ना, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है. ये मेन जो था ना, ये ब्रिटिश के डिवाइड में इसने एक रोल प्ले करा था. Seats of discard were in which event during national movement and which eventually divided the country was reservation of seats and separate electorate for Muslim in legislative assembly. ठीक है. Seats of discard were in which event during the nationalist movement and which eventually divided the country was reservation of seats and separate electorate for Muslim in legislative assembly. Whom did Rajendra Prasad consider as the father of Pakistan? Lord Minto. राजेंद्र प्रसाद ने फादर ऑफ पाकिस्तान किसको कहा है? लॉर्ड मिंटो, क्योंकि इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आए थे, दैट इज कॉल्ड मोरले मिंटो रिफॉर्म, और उसी की वजह से जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम को दिया गया और जिस वजह से इन्हें कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान. किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने. Next topic, Delhi Darbar and change of capital. Where was the capital of India before Delhi under the British period? Calcutta में था. The transfer of capital of British India from Calcutta to Delhi was effected during the period of Lord Hardinge. Delhi became capital of India in 1911. In which year the capital of India was transferred from Calcutta to Delhi? 1911. A bomb was thrown on the occasion of his state entry into Delhi. Lord Hardinge. Bihar became a separate state during the British rule in the year 22 March 1912. उसके बाद 21, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, द लखनऊ पैक्ट. इन दिसंबर 1960 both Indian National Congress and Indian Muslim League held their session at Lucknow. The Lucknow session of Indian National Congress that took place in 1960 was presided over by A.C. Majumdar. The famous Lucknow Pact was signed between the Congress and the Muslim League in 1960.
which implication was taken in Lucknow session of Congress in 1960. Separate demand of electorate for Muslim League was accepted. The Congress for the first time accepted the system of separate electorate for Muslim in the year 1960. Which of the following session of the Indian National Congress Mahatma Gandhi was apprised of the problem of the Champaran peasant, that is called Lucknow session 1916. गरम दल प्लस नरम दल कब मिले थे? लखनऊ सेशन 1916 में मिले थे. होम रूल लीग मूवमेंट, ये टॉपिक नंबर 22 है. Who launched the first home rule league movement, that is called Tilak. Home rule league movement were started in 1915 to 16 under the leadership of Tilak, Annie Besant and Subramaniam Iyer. ठीक है. 23 Gandhi and his yearly movement. The twin principle of Mahatma Gandhi, Ram Rajwar, truth and non-violence. According to Gandhi ji, non-violence is a way to attain truth. Which one of the following was the last step in the Gandhian strategy of Satyagraha, that is called strike? According to Gandhi ji, the cruelest form of violence is persistence of poverty. In which year Gandhi returned from South Africa? 1950. How many years did Gandhi ji live in the South Africa? 21 years. Which one of the following session of the Indian National Congress was for the first time attended by Mohandas Karamchand Gandhi? That is called Calcutta session 1901. Which one of the following session of the Indian National Congress was for the first time attended by Mohandas Karamchand Gandhi? That is called Calcutta session of 1901. Which among the following was the political guru of Mahatma Gandhi? That is called Gopal Krishna Gokhale. Who among the following coined the word Satyagraha? That is called Mahatma Gandhi. During the India struggle for independence, which was the first to start Satyagraha? That is called Mahatma Gandhi. तो चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेदा सत्याग्रह, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारा मूवमेंट जो था महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था. विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? दैट इज कॉल्ड चंपारण. विच ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू गांधी जी? दैट इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट. Which of the following satyagraha was not led by Mahatma Gandhi? That is called Bardoli. Who was the first person to call Mahatma Gandhi father of nation? Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose called Mahatma Gandhi father of nation first time. The prefix Mahatma was added with the name of Gandhiji during Champaran Satyagraha by Rabindranath Tagore. महात्मा को सबसे ज्यादा टाइटल जो चंपारण सत्याग्रह के समय दिया गया था बाई रविंद्रनाथ टैगोर. Which one of the following had commanded Mahatma Gandhi to spend the first year in India with his ears open but his mouth shut? Gopal Krishna Gokhale. Which one of the following used to say wrong means never take us to the right ends? That is called Mohandas Karamchand Gandhi. Wrong means never take us to the right end. That is called Mohandas Karamchand. For whom among the following was Ahmedabad Satyagraha lunch? Cotton mill worker. Tinkhatiya system in Champaran meant cultivation of India on 3/20 area of the land. Who drew Gandhi's attention to the plight of indigo peasant in Champaran? That is called Rajkumar Shukla. Those who jailed Mahatma Gandhi during the Champaran Satyagraha included Rajendra Prasad and A.N. Sinha. Those who jailed Mahatma Gandhi during the Champaran Satyagraha included Rajendra Prasad and A.N. Sinha. Who drew Gandhi's attention to the plight of indigo during the peasant in Champaran? That is called Rajkumar Shukla. Peasant movement and the Kisan Sabha. Who among the following was linked closely with the Kisan Sabha movement in 1930s? That is called Swami Sahajanand. Swami Sahajanand was related to which of the following? Peasant movement in Bihar. What was the aim of the Ika movement in Awadh? Transformation of rent into cash. Ika movement was started by peasant of Hardoi, Barabanki and other places of UP. Who presided over the first session of All India Kisan Sabha? Swami Sahajanand. He published journal named Hunkar. Who was elected as the first president of the All India Kisan Sabha at Lucknow in 1936? Swami Sahajanand Saraswati. Who was the first All India Kisan Mahasabha formed? Lucknow. Where was the first All India Kisan Mahasabha formed? That is called Lucknow. Who formed Bihar Provincial Kisan Sabha? Swami Sahajanand Saraswati. The leader of the Bardoli Satyagraha 1928 was Sardar Vallabhbhai Patel. Mahatma Gandhi gave the title of Sardar to Vallabhbhai Patel for his great organization skill in Bardoli Satyagraha. Who started भूदान मूवमेंट? दैट इज कॉल्ड विनोदा मूवमेंट. भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश. भूदान मूवमेंट जो पहली बार स्टार्ट किया गया था वो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था. ट्रेड यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी. Who was the first president of All India Trade Union Congress? 1920 Lala Lajpat Rai. Who was the first Indian to the member of the Communist International? That is called M.N. Roy. Kanpur conspiracy case was against the leader of communist movement. Kanpur conspiracy case was against the leader of communist movement.
उसके बाद रोलेक्ट एक्ट एंड जालियांवाला बाग एक मैसरकेट 1999, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट जालियांवाला बाग मैसरकेट 1920, when was the Rowlatt Act passed? 1919. Jallianwala Bagh massacre 30 April 1999. Who was the Viceroy of India when the Rowlatt Act was passed? That is called Lord Chelmsford. During the Indian freedom struggle, a large unnamed crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1990 to protest against arrest of Dr. Saifuddin Kichli and Dr. Satyapal. उसके बाद द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द किंग्स होल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोक्रेसी इन पंजाब इन 1919 वाज रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब नाइटहुड की उपाधि किसने जालियांवाला बाग मैसर के 1919 के बाद त्याग दी थी? दैट इज कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर, who resigned from the membership of the Viceroy Executive Council as a protest against Jallianwala Bagh massacre. तो संकरम नायर, the Hunter Commission Committee appointed after the Jallianwala Bagh massacre, एक हंटर कमीशन और भी अपॉइंट हुआ था, वो एजुकेशन के लिए था। सर माइकल ओ डायर वाज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1940 in London by Udham Singh. Khilafat movement. Who among the following, next topic 27, who among the following were the prominent leader of the Khilafat movement? Maulana Muhammad Ali and the Shaukat Ali. Who was elected as the president of the All India Khilafat Conference in 1919? Mahatma Gandhi. Who viewed the Khilafat movement as an opportunity for integrating Hindus and the Muslims, which will not appear again within the coming 100 years? That is called Mahatma Gandhi. Who warned Gandhiji not to encourage of Muslim religious leader and their followers? Who warned Gandhiji not to encourage fanaticism, kattarta of Muslim religious leaders and their followers? That is called Muhammad Ali Jinnah. Which of the following was the result of Khilafat movement? Hindu-Muslim differences were narrowed down. Okay, which of the following Indian leader did not support the Khilafat movement? Madan Mohan Malviya. Mopla revolt जो कि केरला में हुआ था 1921 was an offshoot of Khilafat movement. उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 28. In which year the first non-cooperation movement was launched by INC? That is called 1920. The first mass movement launched by Mahatma Gandhi non-cooperation movement. To attain Swaraj in a year was the aim of non-cooperation movement. The title given by British government to Mahatma Gandhi, which he surrendered during the non-cooperation movement, was Kesar-e-Hind. Who led cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? Swami Vidyanand. Chaudi Chauda episode took place on 4 April 1922. In which district is Chauda Chaudi situated? Gorakhpur. Which one of the following had taken burning of the foreign clothes as an incident waste during the non-cooperation movement? Rabindranath Tagore. Founder of the Swaraj Party. Swaraj Party was formed after the failure of non-cooperation movement. Swaraj Party was formed by C.R. Das and Motilal Nehru. Swaraj Dal in Bihar established by Sri Krishna Singh. The national leader who was elected president of the Central Legislative Assembly in 1925 was Vittal Bhai Patel. Mahatma Gandhi presided over which session of the Indian National Congress? That is 1924. Next topic 30, Simon Commission 1927. Simon Commission was appointed in 1927. Simon Commission visit in India is 1928. The people of India agitated against the arrival of the Simon Commission because there was no Indian in the Simon Commission. Lala Lajpat Rai was injured in Lathi charge in protest to Simon Commission. To which whom the Little of Punjab Kesari conferred? Lala Lajpat Rai. To whom was the title of Punjab Kesari conferred? Lala Lajpat Rai. Nehru Report 1928 was prepared by M.L. Nehru. The Nehru Report 1928 recommended for the dominion status of India in place of complete independence. The Nehru Report 1928 recommended for dominion status of India in place of complete independence. Who among the following responsible for the formation of the Independence of India League in 1928? That is Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. They asking for complete independence ahead of dominion state. In which of the following session of Muslim League Muhammad Ali Jinnah put forth his 14 points proposal? That is 1929. Next topic is Lahore session of Congress, proposal of complete independence 1929. During the Indian freedom struggle, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign control? Maulana Hazrat Mohani. The proposal of Purn Swaraj was passed in Lahore Congress in the year 1929. Which day was declared as Purn Swaraj Day by the Indian National Congress? That is 26 January 1930.
30. Who declared the aim of the Congress as Poon Swaraj in the Lahore session of the Congress in 1929? Jawaharlal Nehru. Who was the newly adopted tricolor flag of freedom first hosted? 31 December 1929. Next topic, civil disobedience movement. At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? Lahore. Which of the following began with the Dandi March? Civil disobedience movement. Dandi March was undertaken in 1930, 12 March 1930. Gandhi ji started Dandi March from Sabarmati. Which one of the following province had the highest number of satyagraha in Mahatma Gandhi Dandi March? That is called Gujarat. In which of the following movement women participation is considered to be the maximum? That is called Salt Satyagraha. Dandi March lasts for 24 days. The date 6 April 1930 is known in Indian history for Dandi March of Mahatma Gandhi. After the arrest of Gandhi ji during the Salt Satyagraha, who took his place as the leader of the movement? Abbas Tayyab ji. Gandhi ji stayed the foreign journalist in the Sabarmati ashram during Dandi March. He was Webb Miller. Gandhi ji stayed the foreign journalist in the Sabarmati ashram during Dandi March. He was Webb Miller. Next topic number 33, Gandhi Irwin Pact. Gandhi Irwin Pact was signed in 1931. The second roundtable conference in London was held in the backdrop of Irwin Gandhi Pact. Among the following, which adjournment was proposed in Gandhi Irwin Pact? Civil disobedience movement. Who played an important role in the signing of the Gandhi Irwin Pact? Tej Bahadur Sapru. Topic number 34, Karachi session of the Congress 1931. Who among the following presided over the Karachi session of the Indian National Congress? That is called Vallabhbhai Patel. Who among the following drafted the resolution on fundamental right for the Karachi session of the Congress in 1931? That is Pandit Jawaharlal Nehru. Gandhi Irwin Pact 5 March 1931. Execution of Bhagat Singh 23 March 1931. Karachi session of the Congress 26 March 1931. Second round table congress of conference 7 September 1931. Pune Pact 24 September 1932. So these are the events that happened. Okay, next topic is topic number 35, round table conference. First rebel round table conference held in 1930, second round table conference held in 1931, third round table conference held in 1932. B.R. Ambedkar was the only Indian to take part in the three round table conference. Dr. B.R. Ambedkar was the only Indian to take part in the 3 round table conference. Second round table conference was attended by Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu, Madan Mohan Malviya. Second round table conference was attended by Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu, Madan Mohan Malviya. Who represented Congress in the second round table conference? That is Mahatma Gandhi. Who represented Congress in the second round table conference? That is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, when visited London to participate in the second round table conference, stayed at Kingsley Hall. Mahatma Gandhi left Bombay for London to participate in the second round table conference as a Congress representative in the ship known as SS Rajputana. On which issue did the second round table conference fail? Communal delegation. On which issue did the second round table conference? Communal delegation. What was the name of the Indian who participated in all 3 round table conference? B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar participated in all 3 round table conference. Who wrote the pamphlet Now or Never? Rahmat Ali. Rahmat Ali wrote Now or Never. Communal Award and Pune Pact 1932. Topic number 36. On September 20, 1932, Mahatma Gandhi began his first fast unto death to protect communal award of British Prime Minister Ramsay MacDonald. Fast ended on 24 September 1932 after Pune Pact between followers of Gandhi and Ambedkar. ठीक है. The Pune Pact was concerned with depressed class. Which of the following did not sign on historical Pune Pact of 1932? Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi. Which of the following did not sign on historical Pune Pact of 1932? Mohandas Karamchand. Who among the following founded the All India Harijan Sevak Sangh in 1932? Mohandas Karamchand Gandhi. Depressed class league was established by Babu Jagjeevan Ram. Who of the following said Mahatma Gandhi like fleeting phantom raises dust but not the label? Dr. B.R. Ambedkar. Topic number 37, Congress Socialist Party 1934. The first meeting of the Congress Socialist Party was held in Patna. The first session of the Congress Socialist Party was held in the year 1934. The Congress Socialist Party was founded in 1934 by Jai Prakash Narayan and Acharya Narendra Dev.
The Congress Socialist Party was founded in 1934 by Jay Prakash Narayan and Acharya Narendra Dev. Bihar Socialist Party was founded by Jay Prakash Narayan, who is known as Lok Nayak Jay Prakash Narayan, and who is known as Jan Nayak. So Jan Nayak is known as Karpuri Thakur. Topic number 38, provincial election and formation of the cabinet 1937. The provincial cabinet were constituted under the Act of 1935, that is Government of India Act 1935. जिसे हम द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ 1937 वाज बंगाल. द टेन्योर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वाज फॉर 28 मंथ. उसके बाद टॉपिक नंबर 39, त्रिपुरारी क्राइसिस ऑफ द कांग्रेस 1939. हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938? सुभाष चंद्र बोस. हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ऑफ द हारीपुरा सेशन ऑफ द इंडियन National Congress? Subhash Chandra Bose. Haripura, where annual session of the Indian National Congress was held under the presidency of Subhash Chandra Bose in 1938, is situated in the state of Gujarat. Subhash Chandra Bose was chosen president on Congress in Tripurari session of the Indian National Congress in the year 1935. Where is Tripurari? Tripurari is in Jabalpur. Subhash Chandra Bose defeated Pathabhi Sitaramaiah and become president of the Indian National Congress in Tripurari session 1939. Who became the president of the Indian National Congress after the resignation of Subhash Chandra Bose? Rajendra Prasad. Which Indian national leader looked upon a war between Germany and British as a greatest opportunity which would enable Indian to exploit the situation of their advantage? That is Subhash Chandra Bose. Which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and British as a godsend opportunity which would enable Indians to exploit the situation of their advantage? That is Subhash Chandra Bose. Now topic number 40, India Princely Estate. The purpose of the Butler Committee 1927, improvement of the relation between India province and the Crown. All India State People Congress was set up in 1927. Who among the following was the president of the All India State People Conference in 1939? Jawaharlal Nehru. All princely states merged in the Union of India in 1947 except Junagadh, Jammu and Kashmir and Hyderabad. All princely states merged in the Union of India in 1947 except Junagadh, Jammu and Kashmir and Hyderabad. Integration of the state was done under the leadership of Sardar Patel. At the time of partition of India, which one of the following provinces of the British India came forward with a plan for a united and independent existence? That is called Punjab. उसके बाद टॉपिक नंबर 41, सेकेंड वर्ल्ड वार. विंस्टन चर्चिल वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 1939-1945. व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार? कॉपरेशन ऑफ Britain in case of assurance of complete independence. The Congress ministry in all the provinces resigned in the year 1939. The Congress did not accept the decision of the Viceroy to declare war against Germany in the context of the Second World War. Who was the first Prime Minister of Britain during the Second World War? That is Winston Churchill. Who was the British Prime Minister of Britain during the Second World War? That is Winston Churchill. उसके बाद डिमांड फॉर पाकिस्तान. Who among the following had primarily used the word Pakistan for separate state for Indian Muslim? Chaudhry Rahmat Ali and his friend. The idea of separate nation for Muslim was given by Sir Muhammad Iqbal. Who among the following first put forward the proposal for a separate Muslim state India? That is Muhammad Iqbal. Who among the following led the movement for the separate state Pakistan? That is Muhammad Ali Jinnah. Who of the following called Muhammad Ali Jinnah as ambassador of the Hindu Muslim unity? Sarojini Naidu. The remark Nehru is a patriot while Jinnah is a politician was made by Sir Muhammad Iqbal. The remark Nehru is a patriot while Jinnah is a politician was made by Sir Muhammad Iqbal. A separate homeland for Muslim for the first time found a definite expression in 1930 at Allahabad session of the Muslim League in the presidential address of Muhammad Iqbal. In 1940, the Muslim League formally demanded Pakistan as an independent and sovereign state. The Muslim League annual session, which gave effect to Jinnah two-nation theory, was held in Lahore. Who did the chairmanship of Lahore session 1940 of Muslim League? Muhammad Ali Jinnah. Now, next topic 43, individual satyagrah.
who was selected as the first satyagrahi in individual satyagraha movement by Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, who started the individual civil disobedience disobedience, and that is Vinoba Bhave, who started the individual civil disobedience, that is Vinoba Bhave. The word Sarvodaya was primarily used by Mahatma Gandhi. Vinoba Bhave established the Sarvodaya Samaj to promote the idea of Mahatma Gandhi. Now next topic is 44, Cripps Mission 1944. After reaching India in 1942, March 42, Stafford Cripps presented the proposal whose major recommendation were: एक नंबर, after war India should be given a dominion status and which would not be subject to any external authority. Second point, India should be given the right to form their own constitution, for which the Council of Constitution making body will be initiated after the war. The province, next topic, next point, third, the province not agreeing to the new constitution would have the right to keep themselves out of the proposed union. Such province will be entitled to constitute their own separate constitution. Point number 4, during the war an interim government comprising of different parties of India would be constituted. However, defense, external affair and would be the sole representative of the viceroy. This is the main catch. What is the main catch? However, defense and external affairs would be the sole responsibility of the viceroy. Next, in which year did the Cripps mission come to India? 1942. Who viewed the Cripps mission proposal as a post-dated check upon a crashing bank? That is called Mahatma Gandhi. Who of the following prime minister sent Cripps mission to India? Winston Churchill. Who among the following were official Congress negotiator with Cripps mission? Pandit Jawaharlal Nehru and Maulana Azad. Next topic is 45, Quit India movement, 8 August 1942. Maulana Abdul Kalam was the first longest serving Congress president before independence. 1940-1945. Maulana Abdul Kalam was the longest serving Congress president before independence. Where did the Congress working committee meet to pass the Quit India resolution of 14 July 1942? Wardha, Bombay. Quit India movement began on 9 August 1942. Why is the year 1942 important? Quit India movement. Who among the following ran Congress radio during the Quit India movement? Usha Mehta. The American publicist who was with the Mahatma Gandhi, his Quit India movement was Louis Fischer. The American publicist who was with Mahatma Gandhi, his Quit India movement was Louis Fischer. Which area was affected wildest with the communal rights due to Quit India movement? Bihar and United Province. Dr. Rajendra Prasad arrested on 9 August 1942 and was sent to Bankipur Jail, Patna. Dr. Rajendra Prasad was arrested on 9 August 1942 and was sent to Bankipur Jail, Patna. Where was Mahatma Gandhi arrested in connection with Quit India movement? Bombay. Mahatma Gandhi kept in Aga Khana Palace, Pune. Mahatma Gandhi kept in Aga Khana Palace, Pune. During the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was a major women organization of underground activities in Quit India movement. Who prepared CR formula to remove the political debt between Muslim League and the INC? Raja Gopalachari. Who prepared the CR formula to remove the political deadlock between Muslim League and the INC? That is Raja Gopalachari. Now topic number 46. Subhash Chandra Bose and the Azad Hind Fauj. Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after broke away from the Congress? Forward Bloc. Subhash Chandra Bose had founded Forward Bloc in the year 1939. Who founded the Forward Bloc? Subhash Chandra Bose. The result of whose brain is INA and who founded it? Mohan Singh. The result of whose brain is INA and who founded it? Mohan Singh. Who suggested the idea of Indian National Army? Mohan Singh. In which year was the Indian National Army founded? 1942. The first commander of Azad Hind Fauj was Mohan Singh. Where was Azad Hind Fauj set up in 1943? Malya. The head office of Azad Hind Fauj, Rangoon. Who said, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस. Who among the following called Subhash Chandra Bose as Desh Nayak? Rabindranath Tagore. Who gave the slogan Jai Hind? Subhash Chandra Bose. Who among the following had headed the group of advocates to argue the loss on behalf of the Indian National Army in 1945 in the Red Fort trial? Bhula Bhai Desai. Who among the following had headed the group of advocates to argue the loss
the loss on behalf of the Indian National Army in 1945 in the raid for trial Bhula Bhai Desai. Who among the following had headed the group of advocates to argue the loss on behalf of the Indian National Army in 1945 in the raid for trial Bhula Bhai Desai? Who among the following has pleaded on the side of the Indian National Army officer in their raid for trial? Sir Tej Bahadur Sapru, Sir T.B. Sapru. Who among the following has pleaded on the side of the Indian National Army officer in their raid for trial? Is Sir T.B. Sapru. Now, topic number 47, Cabinet Mission Plan 1947. The Cabinet Mission of 1946 was held by Sir Patrick Lawrence. The Cabinet Mission of 1946 was led by Sir Patrick Lawrence. So, who arrived in India in 1946 after Second World War? Cabinet Mission. Who of the following had proposed the three-tier polity for India? Which on one of the following had proposed a three-tier polity for India? Cabinet Mission. Cabinet Mission 1946 comprised of three cabinet members: APS Alexander, A.V. Alexander, Stafford Cripps and Lord Patrick Lawrence. ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, मतलब कैबिनेट मिशन 1946 में तीन मेंबर थे, उसको हम डिनोट करते हैं एपीएस से, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स. कैबिनेट मिशन नेवर इन सपोर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान. कैबिनेट मिशन नेवर इन सपोर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेंस ऑफ पाकिस्तान. Which one of the following leader of the Congress was totally in favor of the cabinet mission plan? महात्मा गांधी. कैबिनेट मिशन कभी नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो. Which Congress president negotiated with both Cripps mission and the Lord Wavell? Abdul Kalam Azad. Who was the president of the Indian National Congress during the visit of the cabinet mission to India? Maulana Abdul Kalam Azad. Who was the president of Indian National Congress during the visit of the cabinet mission to India? Maulana Abdul Kalam Azad. उसके बाद Constituent Assembly 1946, topic number 48. The Constituent Assembly that framed India Constitution was set up under the cabinet mission plan. The Constituent Assembly that framed Indian Constitution was set up under the cabinet mission plan. Under the cabinet mission plan, the total number of seats allotted to each province in the Constituent Assembly was roughly in the ratio of 1 representative to the population of 10 lakh person. Under the cabinet mission plan, the total number of seats allotted to each province in the Constituent Assembly was roughly in the ratio of 1 representative to the population of 10 lakh person. The first session of the Constituent Assembly was held in 9th December 1946. Who among the following was the president of the Indian Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad. The first president of the Sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India was Rajendra Prasad. The first president of the Sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India was Rajendra Prasad. Sachidanand Sinha was associated with Quit India movement. Who among the following held the office of Speaker in Central Legislative Assembly of British area and the Parliament of Free India? That is G.V. Mavlankar. Now, topic number 49, formation of interim government 1946. Who headed the interim cabinet formed in the year 1946? Jawaharlal Nehru. Who headed the interim cabinet formed in the year 1946? Jawaharlal Nehru. In the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, interim government formed in September 1946. When the Indian Muslim League was inducted to the interim government in 1946, Liaquat Ali Khan was assigned the portfolio of finance. When the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946, Liaquat Ali Khan was assigned the portfolio of finance. Who among the following was the finance minister in Nehru interim government in 1946? Liaquat Ali Khan. Who among the following was the finance minister in the Nehru interim government in 1946? That is called Liaquat Ali Khan. Muslim League was absorbed in Direct Action Day on 16-30 August 1946. Muslim League absorbed the Direct Action Day on 16-30 August 1946. Now, topic number 50, partition of India and independence. Which one of the following parties was in the power in the UK when the India got independence? That is Labour Party. Who was the Prime Minister of England when the India attained independence? That is Clement Attlee. Who was the Prime Minister of England when India attained independence? Clement Attlee. Lord Mountbatten came to India as a viceroy along with the specific introduction, keep India united if possible. Lord Mountbatten came to India as a viceroy of
Viceroy, along with a specific introduction, keep India united if possible. Which plan became the portfolio of India independence? Mountbatten Plan. The British Parliament passed the India Independence Act in July 1946. The India Independence 1946 came into force on July 18, 1947. The formula for transfer of sovereignty to India in 1947 was known as Mountbatten Plan. The formula for transfer of sovereignty to India in 1947 was known as Mountbatten Plan. The India Independence Bill received the royal assent on July 18, 1947. The India Independence Bill received the royal assent July 18, 1946. As an alternative to the partition of India, Gandhiji suggested to Mountbatten that he invite Jinnah to form the government. As an alternative to the partition of India, Gandhiji suggested to Mountbatten that he invited Jinnah to form the government. The Red Cliff Committee was appointed to determine the boundaries between India and Pakistan. The last opportunity to avoid the partition of India was last with the rejection of cabinet mission. Who among the following was the chairman of the Congress session of the Delhi, where the resolution of divided India was passed in July 14, 1947? Acharya J.B. Kripalani. Who among the following was the chairman of the Congress session of the Delhi, where the resolution of divided India was passed on July 14, 1947? Acharya J.B. Kripalani. In the meeting of All India Committee on June 14, 15, 1947, who voted against the partition of India? Khan Abdul Ghaffar Khan. Who sang Hindustan Hamara of Iqbal and Jana Gana Mana in the Central Assembly at midnight of 1450 August 1947? M.S. Subbalakshmi. Who sang Hindustan Hamara of Iqbal and Jana Gana Mana in the Central Assembly of midnight of 14 and 15 August 1940? M.S. Subbalakshmi. Who appointed the Prime Minister of India? Governor General. First Governor General of Independence India loud meant Batten. Who was the last Governor General of Independence? C. Raja Gopalachari. Last Viceroy of India, so Lord Mountbatten. Last Viceroy of India, Lord Mountbatten. Who among the following was the first Law Minister of India? Dr. B.R. Ambedkar. Who represented INC in the partition council headed by the Lord Mountbatten? Jawaharlal Nehru and Sardar. Who represented the INC in the partition council headed by the Lord Jawaharlal Nehru and Sardar Patel? The president of INC at the time of partition of India was J.B. Kripalani. The president of INC at the time of partition of India was J.B. Kripalani. In August 1947, who of the following leaders did not participate anywhere in the independence? That is Mahatma Gandhi. January 26, 1950 was chosen for the enforcement of the constitution because Congress had celebrated 26 January 1930 as the first Independence Day. Who among the following said that the most notable achievement of the British rule was the unification of India? K.M. Panikkar. Who among the following said that the most notable achievement of the British rule was the unification of India? That is K.M. Panikkar. उसके बाद topic number 51, constitutional development of India. The regulating act was passed in 1773. When did Bihar become a separate province in India? 22 March 1912. 22 March is celebrated as Bihar Divas. The monopoly of the East India Company in India trade was abolished in Charter Act of 1830. Which of the following act expressed the Governor General of India to issue ordinance? Indian Council Act 1861. Which one of the following act empowered the Governor General of India to issue ordinance? Indian Council Act 1861. Who among the following said about the Act of 1935, a car which has a brake but no engine? Jawaharlal Nehru. Governor of India Act 1935 as the Charter of Salary, Jawaharlal Nehru. The instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as Directive Principle of State Policy. The instrument of instruction contained in the Government of India 1935, the instrument of instruction contained in Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as Directive Principle of State Policy. Regulating Act of 73 established the Supreme Court. Establishment of the Supreme Court. Indian Council Act 1909. Introduction of the Communal Electorate. Government of India Act 1919. Introduction of Directory. ये 3 एक्ट है जिसके बारे में आपको समझना है. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 70 सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टरी. So these are the basic and the important question of modern history. That's all. Thanks.